वेलकम टू तैयारीएग्जाम.com। मैं अभिषेक श्रीवास्तव, आपका जीए गुरु। वेरी गुड इवनिंग सभी लोगों को। सभी लोग लाइव हो जाएं आज का डेली डोज करंट अफेयर के साथ। मैं अभिषेक श्रीवास्तव तैयारीएग्जाम.com पर अवेलेबल हूं और आज का डेली डोज करंट अफेयर मैं आपके साथ डिस्कस करूंगा। तो जल्दी से सभी लोग ऑनलाइन हो जाएं। चलिए, सबसे पहले अगर हम बात करें तो सभी को गुड इवनिंग। सभी लोग स्टार्ट हो जाएं, प्रिपेयर कर लें। सबसे पहले अगर हम बात करते हैं हमारी जो डेली डोज की करंट अफेयर क्लासेस होती हैं उसकी जो सबसे पहले स्टार्टिंग की बात करें तो हमारी जैसे रेगुलर क्लासेस में हम रेगुलर सबसे पहले स्टार्ट करते हैं एक मोटिवेशनल कोटेशन से। तो आज का जो मोटिवेशनल कोट है या कहें कोटेशन है वह है यू आर द क्रिएटर ऑफ योर ओन डेस्टिनी। कहने का मतलब आप अपने भाग्य का खुद विधाता हैं। कहने का मतलब सिंपल सी बात है। मैं अक्सर क्लास में भी ये बात हमेशा कहता हूं कि अगर लाइफ में कभी कुछ ना कर पाना तो इसमें किसी और का दोष नहीं, इसमें केवल और केवल आपका दोष है। तो कहने का मतलब क्या है कि अगर आप प्रॉपर तरीके से अगर आप वर्क नहीं करते हैं या कहें तो अपने लक्ष्य के लिए तैयार नहीं रहते हैं तो अपना नुकसान आप खुद करेंगे। कहने का मतलब लाइफ में अगर कुछ अच्छा होता है तो भी आपने किया है, कुछ बुरा होता है तो भी आपने किया है। कभी ये नहीं कहना, अक्सर बहुत सारे स्टूडेंट कहते हैं कि सर फैमिली इशू, ये इशू, या कहते हैं बहुत सारी प्रॉब्लम्स बताते हैं। देखो भाई, सभी के साथ प्रॉब्लम थी, सभी के साथ समस्याएं थी, बट उन समस्याओं से आगे बढ़कर उन्होंने अपने लक्ष्य को प्राप्त किया। तो मेरे कहने का मतलब ये है कि आप अपने लक्ष्य के लिए बिल्कुल तैयार रहें, प्रिपेयर रहें और अपने लक्ष्य को प्राप्त करें। क्लियर है? तो अगर अपने लाइफ में, मैं हमेशा कहता हूं कि अगर अपनी लाइफ में कभी कुछ आप नहीं कर पाते हैं तो किसी और को दोष नहीं देंगे। किसको दोष देंगे? केवल और केवल अपने को ही दोष दे सकते हैं। क्लियर है? चलिए स्टार्ट करते हैं। आज के कोटेशन के बाद जो हमारा नेक्स्ट सेशन होता है वो होता है आज का डेज। तो देखते हैं आज कौन कौन सा डे है। सबसे पहले बात करते हैं तो आज वर्ल्ड बंबू डे है। आज 18 सितंबर है, जिसे हम वर्ल्ड बंबू डे के नाम से मनाते हैं या वर्ल्ड बंबू डे ऑब्जर्व करते हैं। क्लियर है? तो आज कौन सा डे है? वर्ल्ड बंबू डे। मैंने आपको पहले ही बताया है कि क्लासेस, अगर हम डेज की बात करें तो डेज से रिलेटेड आपको दो चीजें तैयार रखनी होती हैं। अगर कोई डे है तो वो डे तैयार रखना है और उससे रिलेटेड अगर कोई थीम है तो वो भी आपका तैयार होना चाहिए। क्लियर है? चलिए आगे बढ़ते हैं और देखते हैं कोई और भी डे है आज। तो दूसरा डे है आज इंटरनेशनल पे इक्वल डे। कहने का मतलब भाई सभी को समान वेतन या कहे तो सभी को समान पे मिले। इस वजह से इसको या कहे तो इस मुहिम को स्टार्ट करने के लिए या सभी को इक्वल लाभ मिले या कहें तो इक्वल रखा जाए या इक्वल माना जाए, तो वो डे हम सेलिब्रेट करते हैं। तो आज इंटरनेशनल पे इक्वल डे है। और कौन सा डे है? वर्ल्ड बंबू डे है। क्लियर है? यहां तक सारी बातें यहां तक तो क्लियर होंगी। चलिए सबसे पहले अगर हम बात करें तो हमारा जो पहला सेशन था जहां पर हम कोटेशन से स्टार्ट करते हैं, सेकंड सेशन बात करें तो एक वर्ड की बात करें तो डेज थीम से स्टार्ट करते हैं, डेट से स्टार्ट करते हैं। और जो हमारा थर्ड सेशन है वो थर्ड सेशन होता है जहां पर हम पिछली जो क्लासेस, अगर आपने हमारी कल की क्लासेस की होंगी तो उस क्लासेस से रिलेटेड हम करंट अफेयर आपके साथ या कहें तो क्वेश्चन आंसर डिस्कस करते हैं। जो क्वेश्चन आंसर आपके पिछले प्रीवियस क्लास के करंट अफेयर से क्या करते हैं? रिलेट करते हैं। चलिए देखते हैं आज का पहला क्वेश्चन क्या है। चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहला क्वेश्चन है टाइटन कंपनी हैज पार्टनर्ड with which bank to launch India's first contactless payment watches named Titan Pay। मैंने अभी आपको कल ही बताई थी क्लास में कि एक बैंक ने टाइटन पे के साथ टाई अप किया है। उस बैंक का नाम आपको बताना है। यहां पर बैंक का नाम क्या बताया मैंने? यहां पर आपको बताना है बैंक का नाम। एक कंपनी है जिसका नाम है टाइटन कंपनी और इसने पार्टनर्ड किया है किस बैंक के साथ? टाइटन पे के लिए। तो एक कॉन्टेक्टलेस पेमेंट के लिए यहां पर प्रभात चौहान सर, वेरी गुड इवनिंग, इन्होंने जवाब दे दिया है। इनका जवाब है एसबीआई और एसबीआई इनका सही जवाब भी है। अब बात करते हैं, कुछ फैक्ट देख लेते हैं। एचडीएफसी की बात करें तो एचडीएफसी
एक पब्लिक, एक बात करें तो एक प्राइवेट सेक्टर बैंक है। आईसीआईसीआई की बात करें तो आईसीआईसीआई भी एक प्राइवेट सेक्टर बैंक है। एसबीआई की बात करें तो एसबीआई इंडिया का लार्जेस्ट पब्लिक सेक्टर बैंक है। बीओबी की बात करें, बैंक ऑफ बड़ौदा बैंक, यह भी एक पब्लिक सेक्टर बैंक है। अगर हम एचडीएफसी बैंक की हेडक्वार्टर की बात करें, आईसीआईसीआई, एसबीआई और बैंक ऑफ बड़ौदा। जल्दी से कमेंट बॉक्स में चारों बैंकों के हेडक्वार्टर, प्रभास सर जल्दी से आप चारों बैंकों के हेडक्वार्टर, एचडीएफसी बैंक, आईसीआईसीआई बैंक, एसबीआई और बीओबी, जल्दी से टाइप कर दीजिए। एचडीएफसी बैंक, आईसीआईसीआई बैंक, एसबीआई और बैंक ऑफ बड़ौदा। देखते हैं कितने लोग जल्दी से रिप्लाई करते हैं, कितने लोगों को पता है एचडीएफसी बैंक, आईसीआईसीआई बैंक, एसबीआई और बैंक ऑफ बड़ौदा का हेडक्वार्टर। चलिए, सबसे पहले अगर हम बात करें एचडीएफसी बैंक, तो एचडीएफसी बैंक जिसका फुल फॉर्म हाउसिंग डेवलपमेंट फाइनेंशियल कॉर्पोरेशन है, इसका हेडक्वार्टर है मुंबई। इसका हेडक्वार्टर है मुंबई। अगर हम बात करें आईसीआईसीआई तो इसका भी हेडक्वार्टर है मुंबई। एसबीआई का हेडक्वार्टर मुंबई है, प्रभास सर ने बता दिया है, बिल्कुल सही है सर, एसबीआई का हेडक्वार्टर है मुंबई। अगर हम बैंक ऑफ बड़ौदा की बात करें तो वडोदरा, वडोदरा गुजरात। ठीक है, बहुत बढ़िया। बीओबी का बड़ोदरा, बिल्कुल सही है, बिल्कुल सही है सर। तो एचडीएफसी बैंक, आईसीआईसीआई बैंक, एसबीआई और बैंक ऑफ बड़ौदा। चलिए, सुरेखा सैनी मैम ने भी जवाब दिया है एसबीआई मुंबई का, बहुत बढ़िया मैम। चलिए, सभी का स्वागत है, वेरी गुड इवनिंग सभी को। ज्यादा से ज्यादा लिंक को अगर आप शेयर कर सके तो बहुत अच्छा होगा, जिससे कि सभी को करंट अफेयर की क्लास मिल सके। चलिए आगे बढ़ते हैं। द नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, द ऑर्गेनाइजेशन फॉर इकोनॉमिक कोऑपरेशन एंड डेवलपमेंट OECD एक्सपेक्ट्स द इंडियन इकोनॉमी टू कॉन्ट्रैक्ट बाय हाउ मच % इन फाइनेंशियल ईयर 2021। अब ये न्यूज है, बहुत इंपॉर्टेंट न्यूज थी, मैंने आपको कल डिस्कस किया था। इसमें 4 ऑप्शंस हैं आपके, -9%, 10.2% माइनस में, -5% और ऑप्शन है आपका -7.7%। जल्दी से जवाब दीजिए, कमेंट बॉक्स में टाइप करिए। जो भी आपका सही आंसर है वो कमेंट बॉक्स में आप टाइप कर सकते हैं। -9%, -10.2%। प्रभास सर ने आंसर दिया है 10.2%। देखते हैं इसका सही आंसर क्या होता है। सुरेखा मैम रिप्लाई कीजिए कमेंट बॉक्स में। बहुत बढ़िया प्रभास सर, बहुत बढ़िया। इसका जो सही आंसर है वो है 10.2% माइनस में, बिल्कुल सही बताया सर। जो प्रोजेक्टेड था पहले 5%, जिसको बढ़ाकर किया गया 10.2%। क्लियर है। चलिए आगे बढ़ते हैं। थर्ड क्वेश्चन है हमारा, द गवर्नमेंट ऑफ राजस्थान साइंड अ मेमोरेंडम ऑफ अंडरस्टैंडिंग विद व्हिच बैंक टू डेवलप इट्स MSME इकोसिस्टम। MSME इकोसिस्टम को डेवलप करने के लिए राजस्थान गवर्नमेंट ने किस बैंक के साथ टाई अप किया या मेमोरेंडम साइन किया है? एक MOU साइन किया है गवर्नमेंट ऑफ राजस्थान ने MSME इकोसिस्टम को सही करने के लिए। ऑप्शंस आपके साथ आपके पास है, 4 ऑप्शन है। पहला ऑप्शन है नाबार्ड, सेकंड ऑप्शन है इसमें एग्जिम, थर्ड ऑप्शन है सिडबी और फोर्थ ऑप्शन है आपका NHB। प्रभास सर ने आंसर दिया है इसका सिडबी। सुरेखा मैम का भी रिप्लाई आ गया है, इसका आंसर है सिडबी। चलिए देखते हैं इसका सही आंसर क्या है। इसका सही आंसर है सिडबी। तो जल्दी से सभी लोग, आप लोग के लिए एक जल्दी से एक होमवर्क कहिए, जल्दी से, या होमवर्क कहिए या तुरंत एक वर्क करिए, जल्दी से कंप्लीट करिए। नाबार्ड, एग्जिम, सिडबी और NHB का हेडक्वार्टर, जल्दी से रिप्लाई करिए कमेंट बॉक्स में। जल्दी से कमेंट बॉक्स में रिप्लाई करिए, नाबार्ड, एग्जिम, सिडबी और NHB का हेडक्वार्टर। बिल्कुल सही जवाब है कि गवर्नमेंट ऑफ राजस्थान ने एक मेमोरेंडम साइन किया है MSME इकोसिस्टम को सही करने के लिए। ठीक है, चलिए इसका सही आंसर मिल गया है और मुझे इन चारों बैंकों के हेडक्वार्टर चाहिए। जल्दी से रिप्लाई करिए कमेंट बॉक्स में। सुरेखा मैम, प्रभास सर या जो भी ऑनलाइन है सभी लोग रिप्लाई कर सकते हैं। चलिए पहला जवाब यहां पर प्रभास सर का आया है, सिडबी का हेडक्वार्टर बताया इन्होंने, सर ने लखनऊ बताया है। सिडबी का हेडक्वार्टर लखनऊ है, बिल्कुल सही है सर। अगर हम सिडबी की, याद होगा मैंने आपको एक ट्रिक बताई थी, वह बैंक जिस बैंक के लास्ट में इंडिया आता है,
जिसमें चाहे वो बैंक ऑफ इंडिया हो, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया हो, स्टेट बैंक ऑफ इंडिया हो, वह बैंक जिसके लास्ट में इंडिया वर्ड आता है, उन सभी बैंकों का हेडक्वार्टर क्या हो जाता है? मुंबई हो जाता है। बट एक बैंक आपका सिडबी है, दूसरा बैंक है यूनाइटेड बैंक ऑफ इंडिया। तो यूनाइटेड बैंक ऑफ इंडिया का हेडक्वार्टर कलकत्ता है, और अगर हम सिडबी की बात करें तो उसका हेडक्वार्टर लखनऊ है। सुरेखा सैनी ने मुंबई, नाबार्ड का मुंबई बताया है, बिल्कुल सही है, नाबार्ड का हेडक्वार्टर मुंबई है, बिल्कुल सही है, बहुत बढ़िया। एक्जिम का हेडक्वार्टर मैम ने मुंबई बताया है, एक्जिम का हेडक्वार्टर मुंबई। प्रभात सर रिप्लाई कीजिए जल्दी से। एक्जिम बिल्कुल सही है, इसका आंसर मुंबई है। और एक बच गया है एनएचबी। एनएचबी का हेडक्वार्टर, एनएचबी का हेडक्वार्टर है न्यू दिल्ली। एनएचबी का हेडक्वार्टर है न्यू दिल्ली। बहुत बढ़िया, सभी आंसर आप सभी लोगों के सही हैं। एक बार मैं सभी को फुल फॉर्म बता दूं नाबार्ड का। नाबार्ड एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से सबसे इंपॉर्टेंट फुल फॉर्म होता है। यहां पर याद रखना है, बहुत सारे बच्चे गलतियां कर देते हैं। एनए फॉर याद रखना नेशनल है, बहुत सारे बच्चे गलतियां कर देते हैं और ये कहते हैं कि नेशनल एग्रीकल्चर, ऐसा नहीं है, ये है नेशनल बैंक फॉर एग्रीकल्चर एंड रूरल डेवलपमेंट। मैं एक बार रिपीट कर रहा हूं फिर से, नेशनल बैंक फॉर एग्रीकल्चर एंड रूरल डेवलपमेंट। एग्जिम की बात करें तो एग्जिम का फुल फॉर्म है एक्सपोर्ट इंपोर्ट, जिसे हम बैंक ऑफ इंडिया भी कह देते हैं। सिडबी का फुल फॉर्म है स्मॉल इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट बैंक ऑफ इंडिया। एनएचबी की बात करें तो इसका फुल फॉर्म है नेशनल हाउसिंग बैंक। नाबार्ड, नाबार्ड किस सेक्टर को देखता है? नाबार्ड आरआरबीज या कहें तो रूरल सेक्टर को देखता है। एग्जिम की बात करें तो एक्सपोर्ट इंपोर्ट, एक्सपोर्ट और इंपोर्ट सेक्टर को देखता है। सिडबी की बात करें तो सिडबी स्मॉल इंडस्ट्रियल या तो कहें तो इंडस्ट्री सेक्टर को देखता है। अगर हम एनएचबी की बात करें तो एनएचबी सेक्टर किस सेक्टर को देखता है? हाउसिंग सेक्टर को देखता है। क्लियर है यहां तक सारी बातें? चलिए बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। फोर्थ क्वेश्चन है हमारा, पेटीएम फर्स्ट गेम्स अ सब्सिडरी ऑफ डिजिटल फाइनेंशियल सर्विसेज प्लेटफॉर्म पेटीएम। पेटीएम की एक सब्सिडरी है जिसका नाम है पेटीएम फर्स्ट गेम, जिसे पीएफजी कहते हैं। हैज रोब्ड व्हिच पर्सन इट्स ब्रांड एम्बेसडर। किसको अपना ब्रांड एम्बेसडर बनाया है? फर्स्ट ऑप्शन है आपका विराट कोहली, सेकंड ऑप्शन है सुरेश रैना, थर्ड ऑप्शन है रोहित शर्मा और फोर्थ ऑप्शन है इसका सचिन तेंदुलकर। जल्दी से कमेंट बॉक्स में आप अपना आंसर टाइप कर सकते हैं। इसका सही आंसर सुरेखा मैम ने दिया है फोर्थ सचिन तेंदुलकर, और प्रभात सर ने भी सही आंसर दिया है। सबसे पहले जवाब दिया सुरेखा मैम ने, कांग्रेचुलेशन मैम, बहुत बढ़िया। सबसे पहले अगर हम बात करें तो यहां पर इसका सही आंसर क्या है? सचिन तेंदुलकर। सचिन तेंदुलकर को शायद अगर हम बात करें तो ये अभी करंट में तो ये मुंबई के मेंटर की तरफ से ये खेल, अगर बात करें तो मुंबई के मेंटर हैं ये आईपीएल की बात करें तो। और बाकी सचिन तेंदुलकर को बताने की जरूरत नहीं है। यहां पर मैं अगर बात करूं तो विराट कोहली, कुछ आईपीएल से रिलेटेड कुछ फैक्ट बता दूं आपको। विराट कोहली किस टीम से? आरसीबी से। सुरेश रैना की बात करें तो चेन्नई सुपर किंग्स से। रोहित शर्मा की बात करें तो मुंबई इंडियंस से। सचिन तेंदुलकर मुंबई इंडियंस से है, बट ये करंट में ये क्रिकेट नहीं खेल रहे हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन के लिए। हमारा लास्ट क्वेश्चन है, विच एयरपोर्ट इन द वर्ल्ड टू बी सर्टिफाइड विद फर्स्ट कोविड-19 5 स्टार एयरपोर्ट। कोविड-19 5 स्टार एयरपोर्ट में कौन सा एयरपोर्ट या कहें तो फर्स्ट एयरपोर्ट कौन सा रहा है जिसे कोविड-19 5 स्टार एयरपोर्ट के रूप में चुना गया है? आपके फोर्थ ऑप्शन है, चार ऑप्शन में से पहला ऑप्शन है आईजी इंटरनेशनल या कहें तो इंदिरा गांधी इंटरनेशनल एयरपोर्ट। दूसरा ऑप्शन है फ्यूमिसनी इंटरनेशनल एयरपोर्ट, एफसीओ जिसे कहते हैं, जिसे हम लियोनार्डो डा विंसी एयरपोर्ट, लियोनार्डो डा विंसी एयरपोर्ट के नाम से जानते हैं। तीसरा ऑप्शन इसमें है द ग्रेटर लंदन एयरपोर्ट, और फोर्थ ऑप्शन है बीजिंग कैपिटल इंटरनेशनल एयरपोर्ट। आंसर प्रभात सर ने दिया है सेकंड ऑप्शन, और सुरेखा मैम ने आंसर दिया है सेकंड ऑप्शन। देखते हैं इसका सही आंसर क्या है। इसका सही आंसर है फ्यूमिसनी इंटरनेशनल एयरपोर्ट, एफसीओ, जिसे हम लियोनार्डो दा विंसी एयरपोर्ट के नाम से भी जानते हैं। तो हो सकता है एग्जाम में पूछ ले इसका दूसरा नाम, तो लियोनार्डो दा विंसी एयरपोर्ट इसका दूसरा नाम है। क्लियर यहां तक सारी बातें? चलिए, तो भाई दोनों लोगों को भाई कांग्रेचुलेशंस। आप इसी तरह से करंट अफेयर की अगर लाइव क्लासेस लेते हैं तो आपके लिए बहुत इजी हो जाएगा करंट अफेयर। करंट अफेयर के साथ अक्सर बच्चे कहते हैं कि सर करंट अफेयर
में नंबर स्कोर नहीं होता, उसका जो सीधा सा मतलब होता है। हाँ बिल्कुल सही है सर, प्रभात सर ने कहा ये इटली रोम का, बिल्कुल सही है सर, ये जो एयरपोर्ट है वो इटली रोम का एयरपोर्ट है, बिल्कुल सही है सर, इटली रोम। तो यहां पर बात करें तो करंट अफेयर देखो बहुत इजी सेक्शन होता है, बस करंट अफेयर के साथ जो सबसे बड़ी प्रॉब्लम होती है वो है रेगुलरिटी। अगर आप करंट अफेयर के साथ रेगुलरिटी मेंटेन कर सकते हैं तो आपके लिए करंट अफेयर बहुत इजी हो जाता है। करंट अफेयर कोई याद कराने की चीज नहीं है, बट आप उसको रेगुलर रहने, अगर आप रेगुलर रहते हैं तो करंट अफेयर बहुत ज्यादा क्या हो जाता है, इजी हो जाता है। बस लाइव रहे, रेगुलरली हमारी जो क्लासेस हैं वो आप लेते रहें तो आपका करंट अफेयर बहुत अच्छा हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। आज की जो सबसे पहली न्यूज है, भारतीय रिजर्व बैंक में सबसे कम समय तक काम करने वाले गवर्नर अमिताभ घोष का निधन हो गया है। द शॉर्टेस्ट सर्विंग गवर्नर ऑफ द रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया अमिताभ घोष पास्ड अवे। तो ये एक बहुत इंपॉर्टेंट न्यूज है भारतीय रिजर्व बैंक आरबीआई से रिलेटेड, कि रिजर्व बैंक के एक गवर्नर हैं जो अमिताभ घोष हैं। अब अगर हम रिजर्व बैंक के गवर्नर की बात करें अमिताभ घोष की, तो ये 16 नंबर के गवर्नर थे। ये किस नंबर के गवर्नर थे? 16 नंबर के गवर्नर थे। ये पहली चीज इंपॉर्टेंट है, एग्जाम में पूछा जा सकता है। इसके बाद बताया गया कि ये सबसे कम, तो इन्होंने कितने दिन तक, या कहें तो कितने दिन तक एक गवर्नर रहे हैं? ये मात्र 21 दिन तक रहे हैं। और ड्यूरेशन क्या था? 15 जनवरी 1985 से लेकर 4 फरवरी 1985। तो बात करें तो 15 जनवरी 1985 से लेकर 4 फरवरी 1985 तक ये गवर्नर रहे हैं भारतीय रिजर्व बैंक के। सबसे कम समय तक गवर्नर रहे हैं। एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से याद रखना है कितने दिन के लिए? 21 डेज के लिए। और अमिताभ घोष किस नंबर के गवर्नर थे? तो 16 नंबर के गवर्नर थे। चलिए अब आरबीआई की बात आई है तो जल्दी से मुझे आरबीआई का एस्टैब्लिशमेंट ईयर डेट के साथ जल्दी से कमेंट बॉक्स में टाइप करके सेंड कीजिए। जल्दी से अपना रिप्लाई कीजिए। आरबीआई का एस्टैब्लिशमेंट कब हुआ था? आरबीआई का एस्टैब्लिशमेंट कब हुआ था? जल्दी से कमेंट बॉक्स में रिप्लाई करें। आरबीआई की बात करें तो आरबीआई इंडिया का सेंट्रल बैंक है। जब मैंने बैंक ऑफ बात करेंगे, जब टाइप्स ऑफ बैंक की बात करें तो आरबीआई इंडिया का सेंट्रल बैंक है, या कहें तो केंद्रीय बैंक है, सेंट्रल बैंक है। कहने का मतलब इंडिया में जितनी बैंकें हैं उन सभी बैंकों को रेगुलेट करने का काम कौन करता है? आरबीआई। बैंकों के लिए रूल रेगुलेशन भी कौन प्रोवाइड करता है? आरबीआई। सुरेखा मैम ने जवाब दिया है 1 अप्रैल 1935 और प्रभात सर ने भी आंसर दिया 1 अप्रैल 1935। बिल्कुल सही है। जल्दी से बताइए कि किस कमेटी के रिकमेंडेशन पर एस्टैब्लिश कब हुआ था? 1 अप्रैल 1935। बिल्कुल सही है। आपका दूसरा क्वेश्चन है, दूसरा क्वेश्चन मैंने आपको दिया है कि आरबीआई किस कमेटी, आपको बताना है कमेटी का नाम, किस कमेटी के सिफारिश पर या रिकमेंडेशन पर आरबीआई एस्टैब्लिश हुआ था? इसका सही जवाब चाहिए। आरबीआई के पहले गवर्नर थे सर ओसबोर्न स्मिथ, ऐसा प्रभात सर कह रहे हैं, बिल्कुल सही है। अभी गवर्नर की बात करेंगे हम। आरबीआई के पहले गवर्नर बिल्कुल सही बता रहे हैं सर, पहले गवर्नर थे सर ओसबोर्न स्मिथ। ये एक ब्रिटिश गवर्नर थे ओसबोर्न स्मिथ। मेरा क्वेश्चन है कि आरबीआई किस कमेटी के रिकमेंडेशन पर एस्टैब्लिश हुआ था? जल्दी से कमेंट बॉक्स में अपना आंसर टाइप कीजिए और बताइए कि आरबीआई किस कमेटी के रिकमेंडेशन पर एस्टैब्लिश हुआ था। यहां पर सुरेखा मैम ने क्वेश्चन मार्क लगाया है हिल्टन यंग कमीशन। बिल्कुल सही है मैम, आपको क्वेश्चन मार्क लगाने की बिल्कुल जरूरत नहीं है। हिल्टन यंग कमीशन या यंग हिल्टन कमीशन के नाम से जानते हैं, जिसे एक नाम से और जानते हैं, इसे हम रॉयल कमीशन भी कहते हैं। इसे रॉयल कमीशन के नाम से भी जानते हैं। तो रॉयल कमीशन या इसे यंग हिल्टन कमीशन के नाम से जानते हैं। रॉयल कमीशन एक कमेटी थी जिसके हेड थे हिल्टन यंग, इसीलिए इस कमेटी को भी हम हिल्टन यंग कमीशन या यंग हिल्टन कमीशन के नाम से जानते हैं। जैसा अगर आपको पता है कि फिजिक्स समझा या फिजिक्स या केमिस्ट्री हम चीजें पढ़ते हैं, साइंस पढ़ा होगा सभी लोगों ने, तो आर्किमिडीज ने अगर उसे लॉ दिया या आर्किमिडीज का सिद्धांत था तो उसे आर्किमिडीज का लॉ कहा गया।
अगर किसी ने अगर न्यूटन ने लॉ दिया तो उसे न्यूटन का लॉ कहा गया। इसी तरह से रॉयल कमेटी का हेड कौन था? यंग हिल्टन, इसीलिए इसे हम यंग हिल्टन कमीशन के नाम से भी जानते हैं। क्लियर है? यहां तक स्टैब्लिश हुआ था कब? 1 अप्रैल 1935 को। और प्रभात सर ने बताया इसके पहले गवर्नर सर ओसबोर्न स्मिथ थे। बिल्कुल सही है। तो जल्दी से मुझे बता दीजिए कि आरबीआई के पहले इंडियन गवर्नर कौन थे? चलो मैं आपको हिंट कर दे रहा हूं। तो जो सेकंड गवर्नर थे उनका नाम था जेम्स टेलर। सेकंड गवर्नर थे जेम्स टेलर। बट इंडिया के पहले गवर्नर या कहें तो पहले भारतीय गवर्नर कौन थे? जल्दी से जवाब दीजिए अपना। और वो तीसरे नंबर के गवर्नर थे, मैंने आपको हिंट कर दिया है। आरबीआई के फर्स्ट इंडियन गवर्नर कौन थे? एग्जाम के लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, चाहे वो बैंक का एग्जाम हो, एसएससी, रेलवे, किसी भी स्टेट लेवल एग्जाम की बात करें, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। फर्स्ट इंडियन गवर्नर, इसका जवाब सर ने दे दिया है। इसके जो सही जवाब है वो है सीडी देशमुख। सीडी देशमुख फर्स्ट इंडियन गवर्नर थे। जल्दी से रिप्लाई कर दीजिए कि करंट में इंडिया के या कहें तो करंट में आरबीआई के गवर्नर कौन है? जल्दी से रिप्लाई करिए। लास्ट क्वेश्चन आपके लिए आरबीआई से रिलेटेड, करंट आरबीआई गवर्नर कौन है? करंट आरबीआई गवर्नर कौन है? जब मैं आपको आरबीआई की क्लासेस पढ़ाऊंगा तो वहां पर आरबीआई से रिलेटेड आपको सारे फैक्ट बताऊंगा कि आरबीआई जब स्टैब्लिश हुआ था तो इसका हेडक्वार्टर कलकत्ता था। 1937 में इसका हेडक्वार्टर चेंज कर मुंबई कर दिया गया। और अगर आपसे पूछा जाए कि आरबीआई का हेडक्वार्टर कहां है तो वो मुंबई में है। बट अगर पूछा जाए कि आरबीआई के स्टैब्लिशमेंट के समय इसका हेडक्वार्टर कहां था तो कहां था? कलकत्ता में था। जल्दी से रिप्लाई करिए और बताइए मुझे कि आरबीआई के करंट गवर्नर कौन है? आरबीआई के करंट गवर्नर की बात करें तो आंसर आ गया है शक्तिकांत दास। किस नंबर के गवर्नर है? जल्दी से रिप्लाई करिए। किस नंबर के गवर्नर हैं? बहुत सारा वर्क मैं दे रहा हूं आपको कमेंट बॉक्स में। आपकी मेहनत, आपसे बहुत सारी मेहनत करा रहा हूं मैं आपसे, और बहुत सारी मेहनत करनी भी है। अगर हमें सिलेक्शन पाना है तो बहुत सारी मेहनत करनी भी पड़ेगी। देखिए मैंने आपको यहाँ पर आरबीआई की लगभग आधी क्लास ही मैंने आपको यहाँ पर करंट अफेयर में पढ़ा दी। हाँ बिल्कुल, सुरेखा सैनी मैम कह रही है आरबीआई जब आरबीआई स्टैब्लिश हुआ था तो इसका हेडक्वार्टर कलकत्ता में था। 1937 में इसका हेडक्वार्टर मुंबई किया गया। बिल्कुल सही है प्रभात सर। आरबीआई की बात करें तो आरबीआई के जो गवर्नर हैं शक्तिकांत दास, वो 25 नंबर के गवर्नर हैं। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। चलिए आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट न्यूज की तरफ। देखिए इंडिया हैप्पीनेस रिपोर्ट 2020 अनाउंस कर दी गई है। तो मेरा सभी लोगों से अनुरोध है कि हंसते रहें। हंसते रहेंगे तो जो हैप्पीनेस रिपोर्ट होगी वो आपके स्टेट की अच्छी आती रहेगी। तो बिल्कुल कीप स्माइल ऑन फेस, हमेशा स्माइल ये कहे तो हंसता हुआ चेहरा होना चाहिए। तो इंडिया की हैप्पीनेस रिपोर्ट 2020 अनाउंस की गई है। अब आते हैं इसमें कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट्स की बात कर लेते हैं। सबसे पहली चीज तो इसको किसने रिलीज किया है? प्रोफेसर राजेश के पिलानिया ने। और इसमें 16,950 पीपल या कहें 60,950 पीपल को लिया गया है, जिसमें मार्च से लेकर जुलाई तक, मतलब कोविड-19। एक बात समझ लीजिए कि इंडिया की हैप्पीनेस रिपोर्ट 2020 कोविड-19 के बीच में, कि भाई इस महामारी के बीच में कितने लोग या कहें तो किस स्टेट की परफॉर्मेंस अच्छी रही है। तो उस हिसाब से अगर हम बात करें तो अगर हम ओवरऑल बात करें स्टेट और यूनियन टेरिटरी को मिलाकर, तो इसमें सबसे नंबर 1 पे रहा है मिजोरम। फिर बात करें नंबर 2 पे है पंजाब और नंबर 3 पे है अंडमान एंड निकोबार। अगर हम स्टेट की बात करें, बिग स्टेट की बात करें, तो नंबर 1 पे है पंजाब, नंबर 2 पे गुजरात, नंबर 3 पे है तेलंगाना। अगर हम स्मॉलर स्टेट की बात करें तो इसमें पहला नंबर है मिजोरम का, दूसरा नंबर है सिक्किम का, तीसरा नंबर है अरुणाचल प्रदेश का। और अगर हम बात करें यूनियन टेरिटरी की तो नंबर 1 पे अंडमान निकोबार, नंबर 2 पे पांडुचेरी, नंबर 3 पे लक्षद्वीप। मेरा आप लोगों से अनुरोध है कि चाहे तो आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, जिससे कि आपको एक बार में ही सारी चीजें आपको आसानी से मिल जाएंगी। हाँ बिल्कुल मैम, हरियाणा तो एग्जिस्ट ही नहीं कर रहा है। मैम देखिए हंसते रहेंगे तो आप जो हैप्पीनेस रिपोर्ट है वो अच्छी हो जाएगी। तो हंसते रहें और हैप्पीनेस रिपोर्ट को और भी ज्यादा हैप्पीनेस बनाए रखें। तो ये आपकी जो रिपोर्ट है, इस रिपोर्ट के हिसाब से आपके क्वेश्चन एग्जाम में पूछे जा सकते हैं। इसके शॉर्ट रखकर इसे आप प्रिपेयर करके रखें। क्लियर यहां तक है? चलिए आगे बढ़ते हैं अगली न्यूज की तरफ। अगली न्यूज है ऑनलाइन पोकर प्लेटफॉर्म 9 स्टॉक्स या स्टेक्स ने सुरेश रैना को अपना ब्रांड एम्बेसडर बनाया। मैंने अभी आपको बताया कि आईपीएल, अभी तो क्रिकेट नहीं खेल रहे, संन्यास ले लिया है, बट आईपीएल
के लिए अभी आईपीएल खेल रहे हैं सुरेश रैना, जो चेन्नई सुपर किंग्स से हैं। ऑनलाइन पोकर प्लेटफॉर्म 9 स्टैक्स हैज साइंड सुरेश रैना एज इट्स ब्रांड एम्बेसडर। अब यहाँ पर एक बात की गई है, यहाँ पर एक बात की जा रही है, किसकी? प्लेटफॉर्म 9 स्टॉक्स की बात की जा रही है। तो उसमें मैं आपको डिटेल बता दूं, ये फाउंड हुआ था 2017 में और इसको 3 लोगों ने मिलकर, सुधीर कामत, प्रतीक कुमार और ऋषभ माथुर, 3 लोगों ने इसको मिलकर बनाया था और इस स्टैब्लिश कब हुआ था? 2017 में। तो प्लेटफॉर्म 9 स्टॉक्स ने ये एक गेम प्लेटफॉर्म या कहें तो गेमिंग प्लेटफॉर्म है। 9 स्टॉक्स ने सुरेश रैना को अपना ब्रांड एम्बेसडर बनाया। एग्जाम के लिए बस इतना सा इंपॉर्टेंट है कि अभी हाल ही में ऑनलाइन पोकर प्लेटफॉर्म 9 स्टॉक्स ने किसको अपना ब्रांड एम्बेसडर बनाया? तो किसको बनाया है? सुरेश रैना को। बाकी आपको 2 फैक्ट भी याद रखने हैं। पहला फैक्ट इंपॉर्टेंट है कि स्टैब्लिश कब हुआ था या फाउंड कब किया गया था? तो 2017 में फाउंड किया गया था। और बात करें तो 3 लोगों ने इसे मिलकर बनाया था, सुधीर कामत, प्रतीक कुमार और ऋषभ माथुर। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट न्यूज की तरफ। नेक्स्ट न्यूज है हमारी कि वैश्विक आयुर्वेद शिखर सम्मेलन के 4थे संस्करण का उद्घाटन विस्तार उपराष्ट्रपति एम वेंकैया नायडू या मुप्पा वरापू वेंकैया नायडू ने किया। नाम देखिए, मैंने आपको फुल नाम यहां पर मेंशन किया हुआ है, वैसे इनको एम वेंकैया नायडू के नाम जानते हैं। द 4th एडिशन ऑफ ग्लोबल आयुर्वेद समिट वॉज वर्चुअली इनॉग्रेटेड बाई वाइस प्रेसिडेंट एम वेंकैया नायडू। एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट है कि कौन सा एडिशन? 4th एडिशन किसका? ग्लोबल आयुर्वेद समिट का। किसने किया है? ये इनॉग्रेटेड बाई एम वेंकैया नायडू। अब यहां पर एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से 2 बातें इंपॉर्टेंट है। सबसे पहली चीज, 4th एडिशन ग्लोबल आयुर्वेद समिट का इनॉग्रेशन किसने किया है? तो एम वेंकैया नायडू ने किया है। पहली सबसे इंपॉर्टेंट न्यूज। दूसरी सबसे इंपॉर्टेंट न्यूज क्या है कि ग्लोबल आयुर्वेद समिट की बात करें तो ये किस एडिशन का है? तो ये 4th एडिशन का है। अब बात करें इसमें कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट की बात करें, इसे ऑर्गेनाइज किसने किया? अगर हम ऑर्गेनाइज्ड की बात करें, ऑर्गेनाइज्ड बाई CII एंड आयुष मिनिस्ट्री। CII का फुल फॉर्म है कॉन्फेडरेशन ऑफ इंडियन इंडस्ट्री। कॉन्फेडरेशन ऑफ इंडियन इंडस्ट्री, कॉन्फेडरेशन ऑफ इंडियन इंडस्ट्री। और यहां पर एक आ गया नाम, मिनिस्ट्री का नाम आ गया, तो आयुष मिनिस्ट्री, मिनिस्ट्री ऑफ स्टेट इंडिपेंडेंट चार्ज। कौन है आयुष मिनिस्ट्री के? श्रीपद यसो नायक। कौन है? श्रीपद यसो नायक। नाम याद रखना है मिनिस्ट्री से लेकर, श्रीपद, SHR हो जाएगा, श्रीपद यसो नायक। श्रीपद यसो नायक, श्रीपद यसो नायक, श्रीपद यसो नायक। तो ये एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से आपको याद रखना है, आयुष मिनिस्ट्री किसके पास है? श्रीपद यसो नायक के पास है। SHRI कर लीजिएगा इसे। और ऑर्गेनाइज्ड बाय किसके द्वारा? CII के द्वारा, कॉन्फेडरेशन ऑफ इंडियन इंडस्ट्री और आयुष मिनिस्ट्री के द्वारा। अच्छा, अब एक इंपॉर्टेंट और फैक्ट है, देख लेते हैं इसका थीम क्या है। इमर्जिंग अपॉर्चुनिटीज फॉर आयुर्वेदा ड्यूरिंग पेंडेमिक। तो यहां पर आपको याद रखना है कि ग्लोबल आयुर्वेद समिट की बात कर रहे हैं, तो यहां पर इसका इनॉग्रेशन या उद्घाटन किसने किया है? एम वेंकैया नायडू ने किया है। किस एडिशन का है? 4th। और इसे ऑर्गेनाइज किसने किया है? CII एंड आयुष मिनिस्ट्री ने। और आयुष मिनिस्ट्री किसके पास है? श्रीपद यसो नायक के पास है। चलिए एक और यहां पर इंडेक्स आ गया है, IMD ग्लोबल स्मार्ट इंस्टीट्यूट ऑफ मैनेजमेंट डेवलपमेंट। IMD ग्लोबल स्मार्ट इंडेक्स, सिटी इंडेक्स। यहां पर सिंगापुर यूनिवर्सिटी फॉर टेक्नोलॉजी एंड डिजाइन, मतलब इन दोनों के कोलैबोरेशन से एक इंडेक्स आया है। इस इंडेक्स में बात करें तो जो टॉप किया है उसे सिंगापुर ने टॉप किया है। इसके बाद नंबर 2 पे हेल्सिंकी है और नंबर 3 पे ज्यूरिच है, स्विट्जरलैंड से। तो यहां पर अगर टॉप की बात करें वर्ल्ड लेवल पर, तो नंबर 1 पे सिंगापुर है, नंबर 1 पे सिंगापुर है, नंबर 2 पे हेल्सिंकी है और नंबर 3 पे क्या है? ज्यूरिच है। अब अगर इंडिया की बात करें तो इंडिया में सबसे अगर स्मार्ट सिटी की बात करें तो स्मार्ट सिटी में
हैदराबाद 85 नंबर पर है वर्ल्ड में, बट इंडिया में बात करें तो नंबर 1 पे है। न्यू दिल्ली की बात करें तो ये 86 नंबर पर है, इंडिया में सेकंड नंबर पे है, और अगर वर्ल्ड लेवल पे बात करें तो सेकंड नंबर पे है, सॉरी 86 नंबर पे है, इंडिया में सेकंड नंबर पे है। मुंबई की बात करें तो मुंबई इंडिया में थर्ड नंबर पे है, और स्मार्ट सिटी इंडेक्स 2020 में, मतलब स्मार्ट सिटी इंडेक्स कहने का मतलब है कि इस कोविड-19 से रिलेटेड जितने भी जो भी मेजरमेंट लिए जाते हैं, प्रोग्रेस रिपोर्ट किस सिटी में, चाहे वो पोल्यूशन का हो या किसी भी, चाहे वो वर्किंग से हो, एम्प्लॉयमेंट, मतलब सारा जो इंडेक्स, सारी चीज़ों को मेजर करने के बाद जो रिपोर्ट आती है उस स्मार्ट इंडेक्स सिटी के इंडेक्स में यहाँ पर हैदराबाद की बात करें तो इंडिया में फर्स्ट नंबर पे है, न्यू दिल्ली सेकंड नंबर पे है, मुंबई थर्ड नंबर पे, बेंगलुरु फोर्थ नंबर पे है। क्लियर है। वर्ल्ड लेवल पे बात करें तो सिंगापुर फर्स्ट नंबर पे है, हेलेंस्की सेकंड नंबर पे, और ज्यूरिच किस नंबर पे है, थर्ड नंबर पे है। क्लियर है। बस सिंपल सी बात है, आपको याद रखना है कि फर्स्ट नंबर पे, सेकंड नंबर पे, थर्ड नंबर पे, चाहे वो इंडिया की बात की जाए, चाहे वो वर्ल्ड लेवल पर बात की जाए। क्लियर है यहां तक। चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट न्यूज है हमारी, माली गणराज्य के पूर्व राष्ट्रपति जो 1968 से 1991 तक सत्ता में थे, जनरल मौशा त्रोरे का निधन हो गया। फॉर्मर प्रेसिडेंट ऑफ रिपब्लिक ऑफ माली हु वाज इन पावर फ्रॉम 1968 टू 1991, जनरल मौशा त्रोरे पास्ड अवे। अब यहां पर एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से अगर हम बात करें क्या क्या चीजें इंपॉर्टेंट हैं, तो रिपब्लिक ऑफ माली, रिपब्लिक ऑफ माली की बात करें, रिपब्लिक ऑफ माली की बात करें तो इसकी कैपिटल क्या है, इसकी कैपिटल है बुमाको, BAA, बिमाको, बमाको कह सकते हैं, बमाको। ठीक है, नाम थोड़ा सा अजीब सा है। और अगर बात करें तो माली गणराज्य के, तो हो सकता है एग्जाम में पूछा जाए कि अभी हाल ही में एक व्यक्ति का निधन हुआ है या राष्ट्रपति का निधन हुआ है, ये किस गणराज्य या किस देश से थे, तो यहां पर याद रखना है माली गणराज्य से। क्लियर है। बस देखिए ऑब्चरी से रिलेटेड बस दो बातें याद रखनी होती हैं, नाम इंपॉर्टेंट है और इंपॉर्टेंट होता है कि वह किस फील्ड से बिलोंग करते हैं। क्लियर है, दो बातें याद रखनी है, जगह टाइम डेट इंपॉर्टेंट नहीं होता है। क्लियर है यहां तक। चलिए आगे बढ़ते हैं। लोकसभा ने संसद सदस्य वेतन भत्ता एवं पेंशन संशोधन विधेयक 2020 को 15 सितंबर 2020 को पारित कर दिया। इस विधेयक में कोविड-19 महामारी से उत्पन्न तत्काल वित्तीय आवश्यकता को पूरा करने के लिए सभी सांसदों के वेतन में 1 अप्रैल 2020 से 1 वर्ष की अवधि के लिए 30% की कटौती करने की मांग की गई है। बहुत बढ़िया न्यूज है। अगर हम बात करें तो द लोकसभा हैज पास द सैलरी अलाउंसेस एंड पेंशन ऑफ मेंबर्स ऑफ पार्लियामेंट अमेंडमेंट बिल 2020 ऑन 15 सितंबर 2020। The bill seeks to cut salaries of all members of parliament by 13% for a period of 1 year commencing April 1, 2020 to meet the urgent financial need arising out COVID-19 pandemic। कहने का मतलब समझना है कि कोविड-19 जो पेंडेमिक था, इस वजह से जो इकोनॉमिक लॉस हुआ है उसकी वजह से जितने भी मेंबर्स ऑफ पार्लियामेंट हैं उनमें जो सैलरी कटौती की जाएगी वो कितनी की जाएगी, 30%। और कब से ये स्टार्ट होगा, ये 1 अप्रैल 2020 से, और 1 अप्रैल 2020 से स्टार्ट हो गया है। और बात करें तो यहाँ पर कितने परसेंट की कटौती की बात की, 30% की, और कितने टाइम के लिए, 1 साल। कहने का मतलब इस न्यूज में बहुत सारी चीजें हैं जो एग्जाम में पूछी जा सकती हैं। जो सबसे पहले इंपॉर्टेंट चीज है, कोविड-19 में जो भी इकोनॉमिक लॉस हुआ है उस वजह से 1 अप्रैल 2020 से 1 वर्ष तक इंपॉर्टेंट क्या है, इसमें कितनी कटौती की जाएगी, 30% की कटौती की जाएगी। और किसकी सैलरी की बात की जा रही है, मेंबर ऑफ पार्लियामेंट या एमपीज की बात की जा रही है। क्लियर है यहां तक, सारी बातें यहां तक क्लियर है। चलिए अब बात करें कि यहां पर इसका जो ऑर्डिनेंस था, ये ऑर्डिनेंस वॉज क्लियर्ड बाई यूनियन कैबिनेट। इसका जो ऑर्डिनेंस पास हुआ था यूनियन कैबिनेट अप्रैल 2020। डेट की बात करें तो 6 अप्रैल। तो यूनियन कैबिनेट ने इसमें जो ऑर्डिनेंस पास किया था 6 अप्रैल 2020 को ऑर्डिनेंस पास किया था। आते हैं नेक्स्ट न्यूज की तरफ। अगली न्यूज है हमारी, यूबीएस प्रतिभूति ने 2020-21 के लिए भारत के जीडीपी को -8.6 से संपर्क करने का अनुमान लगाया है। पहले ये -5.8% था।
UBS Securities has projected India's GDP for 2020-21 financial year 2021 to contract by 8.6%. Earlier it was -5.8%. मैंने अभी आपको बताया कि बहुत सारी ऑर्गेनाइजेशन ने इंडिया की जीडीपी को दिखाया है, मेंशन किया है। एग्जाम के लिए बहुत ही टफ क्वेश्चन होता है जब किसी से रिलेटेड अगर जीडीपी पूछ ली जाती है तो, क्योंकि इतने सारी ऑर्गेनाइजेशन जीडीपीज को फोरकास्ट करती हैं और सभी जीडीपी याद रखना आसान टास्क नहीं होता है। तो मेरा कहना है कि जीडीपी का एक कॉपी पर अलग से आप पेज बना लीजिए, मतलब एक पेज पर अलग से सभी का आप मेंशन करते रहेंगे तो आसानी रहेगी आपको चीजों को याद करने के लिए। क्लियर है? यहां तक क्लियर है आपको सारी बातें? सबसे पहली चीज यहां पर आपको दो चीजें बता दूं कि यूबीएस सिक्योरिटीज की बात करें तो ये एक यूबीएस सिक्योरिटीज है क्या? ये चाइनीज इन्वेस्टमेंट बैंक है और इसका जो हेडक्वार्टर है वो है बीजिंग चाइना। ठीक है, ये एक चाइनीज इन्वेस्टमेंट बैंक है। तो मैं आप लोगों से ये कह रहा था कि जब भी अगर आप बात करें जीडीपी की, तो जब भी जीडीपी की फोरकास्ट की अगर जब भी रिपोर्ट आती है तो उसको एक कॉपी पर अलग से, एक पेज पर अलग से उसे मेंशन कर दीजिए, जिससे कि जब एग्जाम टाइम में क्वेश्चंस आए तो आप गलत ना करें। जीडीपी का क्वेश्चन लिटरली अगर मैं सही बताऊं तो बहुत ज्यादा दिक्कत होती है, हमें भी बड़ी प्रॉब्लम होती है जब इतने सारे जीडीपी फोरकास्ट का रिपोर्ट देना होता है कि सर इसकी जीडीपी क्या है, तो एग्जैक्ट बताना बहुत मुश्किल होता है। तो सबसे आसान तरीका क्या है? सबसे आसान तरीका है कि आप इसे एक पेज पर अलग से सभी जो भी अलग अलग जीडीपी फोरकास्ट की गई है अलग अलग ऑर्गेनाइजेशन द्वारा, वो हम कर लेंगे। क्लियर है यहां तक? चलिए आगे बढ़ते हैं। अगली न्यूज है, कर्नाटक से राज्यसभा सांसद अशोक गस्ती का कोविड-19 के कारण निधन। उनका जन्म 1965 में था और वो कर्नाटक रायचूर जिले से थे। अब यहां पर राज्यसभा एमपी फ्रॉम कर्नाटका अशोक गस्ती passed away due to COVID-19. He was born in 1965 and belonged to रायचूर डिस्ट्रिक्ट कर्नाटका। अब यहां पर एक इंपॉर्टेंट बात समझिएगा। मैंने अभी आपको बताया कि जब भी कभी ऑब्चुरी से रिलेटेड अगर कोई न्यूज होती है तो उससे रिलेटेड आपको केवल नाम याद रखना होता है। ठीक है, पॉलिटिशियन थे। दूसरी बात, सबसे इंपॉर्टेंट बात कहां से? कर्नाटका के। किस जिले से बात करें तो रायचूर। हाल ही में निधन किस चीज से हुआ है तो कोविड-19। तो बहुत सारे लोगों की हाल ही में कोविड-19 के कारण डेथ हुई है, तो आपको ये सारी चीजें आपको अपडेट रखनी पड़ेगी। क्लियर है यहां तक? अच्छा, इसके बाद बात करें तो जो ये बीजेपी से भी थे ये, इसके अलावा ये चेयरपर्सन थे बैकवर्ड क्लास। अगर बात करें तो ये बैकवर्ड क्लास डेवलपमेंट कॉरपोरेशन की बात करें तो ये चेयरमैन थे किसके? बैकवर्ड क्लास डेवलपमेंट कॉर्पोरेशन के। बीजेपी पार्टी से भी थे। तो आपको क्या क्या चीजें याद रखनी है कि अभी हाल ही में एमपी फ्रॉम कर्नाटका, राज्यसभा एमपी फ्रॉम कर्नाटका अशोक गस्ती का अभी हाल ही में निधन हुआ है। क्लियर यहां तक है? बस नाम इंपॉर्टेंट है। मैंने हमेशा कहा है ऑब्चुरी से रिलेटेड सबसे इंपॉर्टेंट क्या है? नाम इंपॉर्टेंट है, किस फील्ड से रिलेटेड है वो इंपॉर्टेंट है, और अगर स्टेट या अगर उनका जन्म स्थान अगर चीजें पता चलती है तो वो भी एक इंपॉर्टेंट फैक्ट रहता है। क्लियर यहां तक? चलिए अगली न्यूज है हमारी आईसीआईसीआई बैंक से रिलेटेड। आईसीआईसीआई होम फाइनेंस ने दिल्ली के अनाधिकृत क्षेत्र के कुशल मजदूरों जैसे इलेक्ट्रीशियन, मैकेनिक, पेंटर, किराना स्टोर मालिकों आदि के लिए नई होम लोन योजना अपना घर ड्रीम्स की शुरुआत की है। बहुत इंपॉर्टेंट न्यूज है, यहाँ पर बैंक से रिलेटेड न्यूज है, तो बैंकिंग एग्जाम के स्टूडेंट के लिए तो बहुत इंपॉर्टेंट है। आईसीआईसीआई बैंक होम फाइनेंस ने अपना घर ड्रीम्स एक होम लोन स्कीम लॉन्च किया है फॉर स्किल्ड लेबर। इलेक्ट्रीशियन हैं, मैकेनिक्स हैं, पेंटर्स हैं, ग्रोसरी स्टोर्स ओनर हैं, इनके लिए कहां पर? दिल्ली में। तो यहां पर याद रखना है कि एक इंपॉर्टेंट न्यूज है जहां कहां से स्टार्ट की गई है? दिल्ली में। आईसीआईसीआई होम फाइनेंस ने बात करें यहां पर इलेक्ट्रीशियन, मैकेनिक या कहें तो जो छोटे लेवल पर लोग हैं उनके लिए एक होम फाइनेंस स्टार्ट की गई है जिस स्कीम का नाम है अपना घर ड्रीम। भाई सबके पास अपना घर हो, भाई सभी का अपना एक ड्रीम होता है कि भाई एक सिंपल सी बात है, एक मिडिल क्लास फैमिली की जो एक तीन सबसे इंपॉर्टेंट ड्रीम्स होती हैं। सबसे इंपॉर्टेंट ड्रीम्स क्या होती हैं कि भाई एक अच्छी सी गवर्नमेंट नौकरी लग जाए,
एक अच्छा सा घर हो जाए और एक सुंदर सी बीवी हो जाए, बस 3 ज्यादा जो ड्रीम्स होती हैं। तो यहाँ पर एक आपका ड्रीम वो पूरा किया जा रहा है, वो कौन सा है? एक अच्छा सा घर, बाकी गवर्नमेंट जॉब और बाकी सारी चीजें आसानी से आपको मिल जाएंगी, बस गवर्नमेंट जॉब लगने की देरी है। क्लियर है यहाँ तक? चलिए आगे बढ़ते हैं। अब आते हैं इसमें रिलेटेड कुछ फैक्ट देख लेते हैं क्या क्या चीजें हैं। सबसे पहली चीज, अगर हम फीचर्स की बात करें तो इसमें सबसे इंपॉर्टेंट चीज है, इसमें द क्रेडिट अमाउंट ऑफ दिस लोन रेंजेस फ्रॉम 2 लाख टू 50 लाख। इसमें जो लोन दिया जाएगा 2 लाख से 50 लाख तक। दिस स्कीम टारगेट द पीपुल ऑफ द इनफॉर्मल सेक्टर विदाउट ऑल डॉक्यूमेंट्स विच आर रिक्वायर्ड टू गेट अ लोन फ्रॉम फॉर्मल फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन। मतलब इसमें कि कोई विदाउट ऑल द डॉक्यूमेंट्स, मतलब कोई डॉक्यूमेंट प्रूफ की रिक्वायरमेंट नहीं, मतलब विदाउट डॉक्यूमेंट की रिक्वायरमेंट है यहाँ पर। चलिए बहुत अच्छी बात है। अक्सर क्या होता है कि लोन लेने के लिए जब जाते हैं तो इतने सारे डॉक्यूमेंट्स ही बता देते हैं कि हम मना कर देते हैं, भाई हमें लोन तो लेना ही नहीं है। क्लियर है? द कस्टमर कैन यूटिलाइज द बेनिफिट ऑफ द प्रधानमंत्री आवास योजना। अच्छा, ये प्रधानमंत्री आवास योजना से रिलेटेड क्रेडिट लिंक सब्सिडरी क्लासेस से लिंक हो जाएगा। चलिए बहुत अच्छी बात है। अब बात करते हैं डॉक्यूमेंट रिक्वायर्ड एंड एलिजिबिलिटी। क्या क्या डॉक्यूमेंट रिक्वायर्ड है या एलिजिबिलिटी है? देखिए डॉक्यूमेंट की बात करें तो यहाँ पर पेपरलेस की बात की है, बट कुछ चीजें हैं जो एक रिक्वायरमेंट है, नॉर्मल कुछ चीजें हैं, ज्यादा रिक्वायरमेंट नहीं है चीजों के लिए, बट क्या क्या चीजें वो देख लेते हैं। दिस स्कीम अवेल्स अ स्पेशल 20 ईयर टेनोर लोन विच रिक्वायर्ड लाइक डॉक्यूमेंट लाइक पैन कार्ड, आधार कार्ड और बैंक स्टेटमेंट। देखिए ऊपर बात की गई है कि कोई डॉक्यूमेंट की रिक्वायरमेंट नहीं है, बट डॉक्यूमेंट का मतलब है कि ये तो नॉर्मल डॉक्यूमेंट है। अभी एक सिम लेना होता तो हमें आधार कार्ड पैन कार्ड की रिक्वायरमेंट हो जाती है ना। तो यहाँ पर क्या क्या बातें की गई है? पैन कार्ड, आधार कार्ड और बैंक स्टेटमेंट पिछले 6 महीने का। पिछले 6 महीने का आपके पास क्या होना चाहिए? बैंक स्टेटमेंट होना चाहिए, पैन कार्ड होना चाहिए या आधार कार्ड होना चाहिए। क्लियर है? अब बात करते हैं, इसमें एक और इंपॉर्टेंट बात बोली है, वो आपको याद रखनी है एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से। कस्टमर्स शुड हैव अ मिनिमम अकाउंट बैलेंस ऑफ ₹1500। कहने का मतलब अगर आपको 5 लाख तक का लोन चाहिए, अप टू 5 लाख, ये बहुत इंपॉर्टेंट बात है, एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से याद रखनी है आपको। कुछ इंपॉर्टेंट बातें याद रखनी है इस अपना घर ड्रीम में, कि इसमें लोन की कितनी बात बोली गई है? 2 लाख से 50 लाख तक का लोन दिया जाएगा। मिनिमम डॉक्यूमेंट या कहें तो विदाउट ऑल डॉक्यूमेंट, मिनिमम डॉक्यूमेंटेशन के माध्यम से दिया जाएगा। किस योजना के तहत है? प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत है, जिसमें 2022 तक सभी को पक्का हाउस देने की बात की गई है। इसके बाद बोली गई है कि इसमें 20 साल का टेन्योर होगा लोन का। इसमें पैन कार्ड, आधार कार्ड की रिक्वायरमेंट है और बैंक स्टेटमेंट 6 मंथ का। और जो सबसे इंपॉर्टेंट, जो सबसे लास्ट में बात बोली गई है, कस्टमर शुड हैव अ मिनिमम अकाउंट बैलेंस ₹1500 फॉर लोन अप टू 5 लाख। मतलब अगर 5 लाख का लोन चाहिए, अगर आपको 5 लाख तक का लोन चाहिए, तो इसके लिए मिनिमम आपके पास अकाउंट में बैलेंस कितना होना चाहिए? 1500 का। और अगर आपको एबव 5 लाख, अगर बात करें एबव 5 लाख, अगर एबव 5 लाख की बात करें तो 5 लाख के लिए आपके पास मिनिमम बैलेंस होना चाहिए कितना? 3000 होना चाहिए। तो ये एक बहुत बड़ी स्कीम है। किससे रिलेटेड है? ये एक बहुत इंपॉर्टेंट न्यूज है, जिसमें आईसीआईसीआई बैंक होम फाइनेंस कर रही है। किसके साथ? यहाँ पर आपको एक घर दे रही है, अपना घर ड्रीम। हर व्यक्ति का एक सपना होता है कि अपना एक खुद का घर होना चाहिए। तो इस अपने खुद के घर का सपना आईसीआईसीआई बैंक पूरा कर रहा है अपना घर ड्रीम्स स्कीम से। मैं एक बार फिर रिपीट कर दूं सारी बातें। अमाउंट अगर लोन की बात करें 2 लाख से 50 तक की, विदाउट ऑल डॉक्यूमेंट्स है। यहाँ पर बहुत सारा डॉक्यूमेंट की रिक्वायरमेंट नहीं है, सिंपल सा आपको रिक्वायरमेंट है क्या? आधार कार्ड, पैन कार्ड और पिछले 6 महीने का बैंक स्टेटमेंट रिक्वायर्ड है। और दूसरी बात, अगर आपको 5 लाख तक का लोन चाहिए तो आपके अकाउंट में मिनिमम बैलेंस होना चाहिए 1500 का। और अगर बात करें एबव 5 लाख तक का, अगर कहें तो 5 लाख से ऊपर का अगर लोन की रिक्वायरमेंट आपके पास होती है तो आपके अकाउंट में मिनिमम बैलेंस होना चाहिए 3000 का बैलेंस होना चाहिए। तो ये थी हमारी आज की करंट अफेयर की क्लास। हमारी जो अभी रेगुलर करंट अफेयर क्लास इवनिंग 5 PM पर हो रही है, तो आप हमारे साथ करंट अफेयर के साथ जुड़ सकते हैं, जहां पर हम करंट अफेयर के साथ साथ आपको कुछ स्टैटिक पोर्शन भी आपको बताते रहेंगे। जैसे मैंने आपको 4 बेस के बारे में आपको बताया। बाकी मैं आपके आज के जैसे कि जो भी करंट अफेयर होंगे उससे रिलेटेड मैं आपके लिए कल क्वेश्चंस लाऊंगा। फिर जो डेज होते हैं, ये सारी चीजें हमारी डेली बेसिस पर रन करती रहेंगी। तो आपके गवर्नमेंट जॉब का जो सपना है वो हम सब मिलकर तैयार करेंगे, या कहें तो पूरा करेंगे। बस थोड़े से आपकी, बस कहने का मतलब सिंपल सा है, थोड़ा सा एफर्ट आप करिए, थोड़ा सा एफर्ट हम करें,
बस कहते हैं थोड़े से थोड़ा है, थोड़े की और जरूरत है। थोड़ा सा एफर्ट आप करिए, थोड़ा सा एफर्ट हम करें, मिलकर आपके सरकारी जॉब का या कहें तो गवर्नमेंट जॉब का सपना मिलकर हम दोनों मिलकर पूरा करेंगे। ओके, थैंक यू क्लास।